गांव का एक छोटा सा लड़का ली, जो अचानक शहर के एक स्कूल में पढ़ने आता है। स्कूल के सभी लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ये तो कोई साधारण बच्चा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस मासूम और शांत चेहरे के पीछे छिपा है एक शाओलिन योद्धा, और जिसकी एक किक में बड़े बड़े फाइटर्स धराशायी हो जाते हैं। मगर ली शहर मारपीट करने नहीं आया था, बल्कि एक साधारण जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। कुछ गुंडे उसके नए परिवार के पीछे पड़ गए, क्योंकि वो एक रहस्यमयी पांडा गुड़िया चुराना चाहते हैं। अब सवाल ये था कि ली क्या करेगा? क्या वो अपनी असली पहचान छिपाए रखेगा या शहर के गुंडों को सबक सिखाएगा कि बच्चों से पंगा लेना बिल्कुल गलत है? यही मूवी स्ट्राइप आज सुनाने वाली है 2021 की चाइनीज मूवी द शाओलिन बॉय। तैयार रहना दोस्तों, क्योंकि इस छोटे से कुंफू मास्टर की धमाकेदार लड़ाई और मजेदार कारनामे कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। कहानी शुरुआत होती है एक बौद्ध मंदिर से। सुबह सुबह अगरबत्ती जल रही है और वही ली दिखाई देता है। वो छोटा जरूर है, लेकिन खतरनाक स्तर का कुंफू जानता है। आज उसकी परीक्षा थी। इस अगरबत्ती के बुझने से पहले उसे मंदिर के सभी योद्धाओं को हराना था। मंदिर के दरवाजे पर 2 योद्धा पहरा दे रहे थे और अंदर एक साधु ध्यान में बैठा है। उसके अंदर आते ही एक योद्धा उस पर टूट पड़ा और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। लेकिन ली कुंफू में इतना ही तेज और निपुण था कि योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर पाता। योद्धा ने ली को हाथ से जोर से धक्का दिया, लेकिन ली ने दीवार पर पैर मारकर पलटी मारी और उसकी छाती पर लाठी बरसाने लगा। कुछ ही पलों में ली ने उसे हरा दिया। इसके बाद दूसरा योद्धा तलवार लेकर ली को चुनौती देता है। ली ने एक डंडा उठाया और उससे लड़ने लगा। मुकाबला कड़ा था। तलवारबाज कितनी भी कोशिश करे, ली से वो जीत नहीं पा रहा। ली ने उसके हाथ पर चोट करके उसकी तलवार गिरा दी और दूसरी तलवार को अपनी लट्ठी से घुमाने लगा। फिर उस तलवार को उसने ऐसा फेंका कि तलवार जाकर मंदिर की दीवार में जा धंसी। दूसरी ओर एक और योद्धा बैठे ध्यान में लगा है। उसके पीछे इतनी भयंकर लड़ाई चल रही है, लेकिन उसे कोई ख्याल ही नहीं। ली धीरे धीरे उसकी ओर लट्ठी लेकर जाता है। तभी उस योद्धा ने एक छोटी सी कंची उठाकर दीवार पर मारा और वो कंची जाकर खिड़की से टकराती है, जिससे सूरज की किरणें एक आईने पर आकर पड़ी और फिर आईने पर पड़ी सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर ली की आंखों में पड़ती है। ली की आंखें चौंधिया गई। इसी मौके का फायदा उठाकर उस योद्धा ने ली पर हमला कर दिया, मगर ली को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दौड़कर उस योद्धा को लाठी से हमला करता है, मगर वो तुरंत उड़कर ली के पीछे खड़ा हो गया। वो यहाँ का सबसे वरिष्ठ योद्धा है। उसने पीछे से उसकी कमीज पकड़कर उसे फुटबॉल की तरह उछाल दिया। ली जमीन पर आ गिरा। योद्धा उड़कर उसके सामने आया और उसे एक घुसा मारने ही जाता है, लेकिन तभी ली चतुराई से उसके पैरों के बीच फिसलकर निकल जाता है और फिर हवा में पलटते हुए योद्धा के सर पर जोर से एक किक मारा और फिर उसके सीने पर भी जोरदार वार करता है, जिससे कि वो दूर छिटक कर जा गिरा। और इसके बाद ली ने लगातार 4-5 घूंसे बरसाकर उसे भी हरा दिया और तब तक अगरबत्ती भी जलकर खत्म हो गई। फिर ली ने बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकल गया। पीछे खड़े तीनों योद्धा हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करते हैं। असल में ये सभी आश्रम के ही साधु थे, जिनसे ली अभी तक लड़ रहा था। वो ली के सीनियर थे और ये मंदिर है एक शाओलिन मठ, यानी प्राचीन बौद्ध मंदिर, जहाँ साधुओं को युद्ध कला सिखाई जाती है। कहते हैं कि प्राचीन चीन में कुंफू की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद मठ के सबसे बड़े गुरु ली से बातें करते हुए मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहे थे। गुरु ने ली से कहा, जब तुम्हारी उम्र केवल 3 साल थी, तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ कुंफू सीखने भेजा था। इतनी छोटी उम्र में ही तुम इस विद्या में निपुण हो गए हो। गुरु ने आगे कहा, अब तुम शहर के स्कूल में पढ़ने जाओगे। वहाँ एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट रहते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर जांग। तुम उनके घर पर ही रहोगे। डॉक्टर जांग का परिवार बहुत ही छोटा है, जहाँ बस डॉक्टर जांग और उनके 2 बेटा बेटी रहते हैं। उनके स्कूल में एक फाइटिंग ग्रुप भी है, जिसका नाम है ताइक्वांडो। इस ग्रुप का लीडर है लिन, जिसकी उम्र 15 साल है और वो मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है। इस फाइटिंग क्लब की मैनेजर है शाओ। वो हमेशा लिन की कमजोरियों को पॉइंट आउट करती, ताकि वो और बेहतर हो सके। शाओ का छोटा भाई होता है यू, जो कि एक मोटा गुबलू और बहुत बड़ा खाने पीने का शौकीन है। बस सारा समय खाता रहता है। लिन, शाओ और यू ये सभी अच्छे दोस्त होते हैं और यहाँ ली को शाओ के घर पे ही रहना है। शाओ उसी साइंटिस्ट डॉक्टर झांग की ही बेटी है। डॉक्टर अपने काम में बहुत ही व्यस्त रहते हैं। सारा दिन रिसर्च और नई नई मशीनें बनाना ही उनका शौक है, जिस वजह से वो बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन दिल से वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं।
शाओ की माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई थी और माँ के जाने के बाद से उनके बाबा अपने काम में और ज्यादा डूब गए। इसी बीच डॉक्टर जांग ने एक नया एआई एक्सपर्ट डिवाइस बनाया है। ये था उनका नया और बहुत बड़ा आविष्कार, जिसे बाहर बहुत ऊंचे दामों में बेचा जा सकता है। इसी वजह से इस डिवाइस पर शहर के नामी गुंडे और व्यापारी लैरी की नजर थी और वो इस डिवाइस को चुराने की योजना बना रहा था। एक दिन डॉक्टर जांग अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। शाओ अपने बाबा से बहुत नाराज थी क्योंकि वो ठीक से घर पर नहीं आते। तब डॉक्टर जांग ने कहा, मैं जल्दी घर आऊंगा बेटी, तुम लोग अपना ख्याल रखना और मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है, उसे जरा खोल कर देखना। असल में वो तोहफा था वही एआई डिवाइस जिस पर लैरी की नजर है। ठीक इसी समय ली उनके घर पहुंचा। शाओ ने उसका स्वागत किया और फिर उसे उसका कमरा दिखाने ले गई। दूसरी तरफ डॉक्टर जांग को लैरी के गुंडे बुरी तरह से पीट रहे हैं और ये सब कुछ वीडियो कॉल पर दिखाई दे रहा था। मगर उस समय शाओ ली को लेकर व्यस्त थी। लैरी डॉक्टर जांग को डिवाइस के लिए मजबूर कर रहा होता है। वो डिवाइस मुझे दे दो जिस पर तुम इतने दिनों से काम कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर जांग ने कहा, मैं तो बस एक नई एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। मैंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो मेरे बच्चों की माँ की आवाजों में बात कर सकता है। ये मैंने सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए बनाया है। मगर लैरी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था और उसे उसी डिवाइस की ही तलाश है। लेकिन वो भी नहीं जानता था कि ये डिवाइस असल में किस काम का है। दरअसल उसे गलत जानकारी मिली थी। उसने समझ लिया था कि डॉक्टर जांग ने कोई ऐसी मशीन बना दी है जिससे दुनिया हिल सकती है। लेकिन जब डिवाइस हाथ नहीं आया तो उसने एक चाल चली। लैरी ने लैब का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और देखा कि डॉक्टर जांग ने डिवाइस को घर पर भेज दिया है। अब गैंग के दो गुंडे फ्लॉपी और फिस्ट ने अपने बॉस से कहा, बॉस आप परेशान मत होइए, हम अभी जाकर साइंटिस्ट के घर से डिवाइस उठा लाते हैं। इन दोनों ने खुद इस मिशन की जिम्मेदारी ली क्योंकि गुंडा बनने के बाद उन्हें पहली बार कोई काम मिला है, इसलिए इस मौके को वो खोना नहीं चाहते। अब दोनों ही अजीब भेष बदलते हैं। एक ने लाल टोपी और हाफ पैंट पहनी है और हाथ में एक गमला है, वही दूसरे ने अच्छा कपड़ा पहना है, ऊपर से आंखों पर सनग्लासेस लगाकर आया है। देखने में दोनों किसी मस्खरे से लग रहे थे। फिर एक गाड़ी लेकर दोनों डॉक्टर जांग के घर के सामने आकर बैठ गए और सोचने लगे कि वो डिवाइस कैसे चुराया जाए। उनमें से एक बोला, रात में मैं चुपचाप घर में घुसकर डिवाइस चोरी कर ले आऊंगा। दूसरा बोला, अरे इतनी जल्दी किस बात की है, सुबह तो वैसे भी ये बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तब तो घर खाली रहेगा, हम आराम से डिवाइस ढूंढकर उसे उठा लाएंगे। दोनों ने यही तय किया और रात कार में ही सो गए। उधर घर के अंदर ली नए शहर में सब कुछ नई तरीके से सीख रहा था। शहर का ये माहौल उसके लिए एकदम अलग था क्योंकि वो कभी परिवार के साथ नहीं रहा। शाओ ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की और उसे ली भी बहुत अच्छा लगा। सीधा साधा शांत बच्चा। अब ली ने देखा कि शाओ टीवी पर ताइक्वांडो मैच देख रही है। उसने ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत उत्साहित हो गया और कोने में खड़े होकर टीवी पर मैच देखने लगा। साथ ही साथ खुद भी हाथ पांव से उसी स्टाइल के दाव सीखने लगा। अब रात में ली अपने ध्यान में बैठा है, तभी यू जोर जोर से वीडियो गेम खेलता है जिसकी आवाज से ली का ध्यान टूट गया। उसने उठकर देखा कि यू गेम खेल रहा है। पहले तो वो थोड़ा नाराज हुआ, पर है तो वो भी एक छोटा बच्चा ही। थोड़ी देर बाद वो खुद भी गेम खेलने बैठ गया और देखते ही देखते वो भी गेम में डूब गया, जैसे आजकल हमारे यहाँ हर बच्चे के साथ होता है। बस बच्चों को वीडियो गेम पकड़ा दो और अपनी चिंता से मुक्त हो जाओ। खैर, अब शाओ ने अपने बाबा का भेजा हुआ गिफ्ट बॉक्स खोला। अंदर से एक प्यारा सा पांडा गुड़िया निकला। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इस पांडे के पीछे कितने लोग पड़े हैं। पांडे के पीछे एक बटन था। जैसे ही उसने बटन दबाया, डिवाइस ने पासवर्ड मांगा। शाओ समझी नहीं और बोली, कौन सा पासवर्ड? और अनजाने में ही पासवर्ड सेट हो गया। पांडा को ऑन करने के बाद शाओ को समझ आया कि ये असल में उसकी माँ का एआई वर्जन है। वो उसे जो भी पूछेगी उसका जवाब वो डिवाइस बिल्कुल उसकी माँ की तरह देगी। ठीक जैसे उसकी माँ सोचती, बात करती है, सब कुछ वैसे ही सेट किया हुआ है। ये देख वो बहुत खुश हो गई। अगले सुबह ली, शाओ और यू स्कूल के लिए निकल पड़े। आज ली का पहला दिन है, इसलिए वो बहुत खुश है। लेकिन घर के बाहर कार में बैठे फ्लॉपी और फिस्ट उन्हें गौर से देख रहे थे और अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनमें से एक की नजर शाओ के बैग पर पड़ी, जहाँ वही पांडा बैग में टंगा हुआ था। दोनों खुशी से उछल पड़े। अरे ये तो और आसान हो गया, एक ही दौड़ में जाएंगे और बैग से पांडा को चुराकर तेज भागेंगे। अब रास्ते में लिन के साथ उनकी मुलाकात हुई। शाओ ने ली का परिचय करवाया। तभी वही लाल टोपी वाला गुंडा अचानक आकर बैग से पांडा छीनकर भाग गया।
लेकिन वो ये नहीं जानता कि किसके साथ पंगा लिया है। ये लोग बच्चे होने पे भी फाइटिंग में बाप है। वो गाना सुना है ना, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। ली ने एक ही पल में उसे पकड़ लिया। ली और लिन ने मिलकर उसकी अच्छी धुलाई की। लिन ने वो पांडा वापस ले लिया और दिखाकर मजाक में बोला, देखो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक तभी गुंडा ने पांडा को फिर से छीन लिया। इसके बाद दोनों ने फिर से गुंडे को बहुत मारा और आखिर में उसे कचड़े के डिब्बे में भरकर ऊंचे रास्ते से नीचे की ओर फेंक दिया। अब ली अपने क्लास में आया। स्कूल के बाकी सभी बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार कोई शाओलिन आश्रम का लड़का उनके बीच पढ़ने आया था। क्लास के बदमाश बच्चे मजाक में तरह तरह के सवाल करने लगे। कोई बोला, थोड़ा कुंफू करके दिखाओ। कोई बोला, मैम क्या ये कभी शादी नहीं कर पाएगा? और एक ने बोला, तुम्हारे सिर पर क्या बाल नहीं उगते? सब हंसने लगे। अब मैडम ने सभी को चुप कराकर कहा, सभी चुप हो जाओ अभी के अभी। ये सब पीटी क्लास में बात करना, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगला पीरियड पीटी का ही है। पीटी कोच ने बताया, अगले महीने सबका पीटी टेस्ट होगा और जो पास नहीं होगा उसे अगली क्लास में जाने नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर यू की तो हालत खराब हो गई, क्योंकि वो क्लास का सबसे आलसी और मोटू बच्चा था। यही सोचते सोचते लाइन में खड़े खड़े भी वो खाने से बाज नहीं आता। उसके लिए खाने से बड़ा कुछ नहीं। अब कोच ने बच्चों को 100 मीटर दौड़ लगाने को कहा। ली इतनी तेज दौड़ा मानो यूसेन बोल्ट हो। उसकी स्पीड से कोच का कैप तक उड़ गया। बाकी बच्चे एक राउंड भी पूरा नहीं कर पाते और ली 2 राउंड खत्म कर देता है। ये देख कोच भी हैरान रह गए कि ऐसा बच्चा तो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर कोच ने बच्चों को पुशअप करने को कहा। जहाँ बाकी बच्चे 2 पुशअप भी ढंग से नहीं कर पाते, वहीं ली ने 100 पुशअप कर दिया। इतना ही नहीं, वो अपने एक हाथ से उल्टा होकर पुशअप करना शुरू कर देता है। ये देखकर कोच की आंखें तो फटी की फटी रह गई। असल में किसी को तो पता नहीं कि शाओलिन ट्रेनिंग में ली ये सब एक्सरसाइज को कब का खा चुका है। ली की ताकत देख सारे बच्चे तो उसके फैन बन गए। अब हाई जंप में भी ली ऐसा कूदता है जैसे आसमान में उड़ रहा हो। ये भी उसका बाएं हाथ का खेल है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार कि 100 में से 100। दूसरी तरफ बेचारा यू किसी तरह घिसक कर लाइन पार करता है और ऊपर से धड़ाम से गिर भी गया। वो बस किसी तरह से पास होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर झांग की हालत खराब है। लैरी उसे टॉर्चर किए जा रहा है। उसे कुर्सी से बांधकर गोल्फ बॉल से मारता रहता है, जिससे कि उसका पूरा शरीर फूलकर लाल हो चुका है और दर्द से करहा रहा है। यहाँ इस बीच गुंडे अभी भी पांडा चुराने के मिशन में लगे हैं। चोरी छिपे वो घर में तो घुस जाते हैं, लेकिन ली चौकन्ना था। वो उन्हें देखकर एक जगह छिप गया और दोनों बेवकूफ गुंडों को अलग अलग तरीके से डराने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों ली को देख ही लेते हैं। वो समझ गए कि ली ही छिपकर उन्हें डरा रहा है और फिर एक और बार ली और दोनों गुंडों में लड़ाई शुरू हो गई। ली ने उन दोनों की अच्छी तरह से धुलाई की। आवाज सुनकर यहाँ शाओ की नींद खुल गई। मारपीट के एक मौके पर आकर एक गुंडा वो पांडा चोरी कर भागने में कामयाब हो गया। शाओ ने जब वहाँ आकर देखा तो कोई भी नहीं था। ली ने उसे पूरी घटना बताई, पर शाओ ने सोचा शायद ली मजाक कर रहा है और बोली, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जाओ और सो जाओ। दरअसल यहाँ ली को पागल समझने के पीछे एक बड़ा कारण है, जो हम थोड़ी ही देर में जानेंगे। अब उधर फ्लॉपी और फिस्ट दोनों जमीन पर लेटे हैं और उनके मुंह पर गोल्फ बॉल रखा हुआ है। उनका बॉस लैरी वहीं से गोल्फ शॉट मारकर मजे ले रहा था और गोल था फिर से डॉक्टर झांग। दरअसल फ्लॉपी और फिस्ट ने जो पांडा चुराया था वो असली डिवाइस जैसा दिखने वाला दूसरा पांडा निकला, और जिसमें सिर्फ परफ्यूम निकलता है। अब समझे कि कल रात शाओ डी से क्यों कह रही थी कि जाओ और सो जाओ, चिंता मत करो, क्योंकि वो देख चुकी थी कि पांडा तो उसके पास ही है, तो चोरी कैसे हुई। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उस डिवाइस का असली रहस्य। हकीकत ये थी कि लैरी ने उस डिवाइस पर एक बड़ी टेक कंपनी के साथ डील कर रखी थी और उसे 3 दिनों के अंदर वो काम पूरा करना है, इसीलिए उसे इतनी जल्दबाजी है। अब उसने अपने गुंडों से कहा, तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर वो डिवाइस मेरे हाथ में होना चाहिए, वरना सजा के लिए तैयार रहना। अगले दिन स्कूल में फाइटिंग कंपटीशन हो रही है। लिन लड़ रहा होता है और ली हैरानी से उसे देख रहा है। इसी बीच यू और उसकी दोस्त शॉन पीछे खड़ी 2 लड़कियों को देखकर बातें बना रहे हैं। वो लड़कियां कुछ अलग दिख रही थी। ये दोनों लड़कियां ऐसी दिखने में क्यों है? ऐसी गंदी शक्ल तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। असल में वो वही फ्लॉपी और फिस्ट थे जो बच्चों का स्कूल ड्रेस पहनकर लड़के बनकर अंदर घुसे हैं। दोनों तो हद बेवकूफ है। इनका तो बस एक यही प्लान था कि बैग से पांडा छीनकर भाग जाना।
कोई नया और फुल प्रूफ प्लान है ही नहीं इनके पास, और ये बनने चले हैं गुंडे। सोचो जरा। अब अचानक ली ने लिन को चुनौती दी। चूँकि दोनों ही स्कूल के स्टार थे, इसीलिए उनके बीच इस जबरदस्ती मुकाबले को देखने स्टूडेंट्स की भीड़ छूट पड़ी और पीछे बेंच पर रह गया उनका बैग। दोनों गुंडों ने शाओ का बैग ढूंढ लिया और बैग से पांडा निकालने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ ली और लिन की जबरदस्त भिड़न चल रही थी। कोई किसी से कम नहीं, कोई हार नहीं मान रहा, और आखिर में दोनों ने एक दूसरे को ना मारने का फैसला किया और लड़ाई को यही खत्म किया। अब सबने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक गुंडे का नकली बाल खुलकर गिर गया और दोनों पकड़े गए। सभी बच्चों ने मिलकर सोचा कि इन दो नमूनों की धुलाई की जाए, लेकिन तभी एक चालाक गुंडे ने पास खड़ी एक लड़की को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर हमें नहीं जाने दिया तो मैं इसे मार दूंगा। डर के मारे बच्चे कुछ नहीं कर पाए और इसी मौके का फायदा उठाकर गुंडे पांडा लेकर भाग निकले। कुछ ही देर में पुलिस स्कूल में आ गई और शाओ ने सब घटना पुलिस को बता दी। दूसरी तरफ ली इसके लिए खुद को दोषी मानने लगा। अगर वो लिन को उस वक्त चुनौती नहीं देता तो सब बच्चे लड़ाई देखने में बिजी नहीं होते और शायद ऐसा कोई हादसा नहीं होता। ली बहुत मायूस हो गया। ये सब मेरी गलती का नतीजा है। तब उसके बाकी दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ये बस एक हादसा था और इस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं। इधर लैरी को अब वो असली डिवाइस मिल गया। उसने डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर कंप्यूटर में एक प्रोग्राम रन कराने गया जिसका एक्सेस डिवाइस के पासवर्ड से होता था, पर उन्हें तो पासवर्ड मालूम ही नहीं। लैरी ने कुछ हैकर को बुलाया और उन्हें पासवर्ड निकालने को कहा, पर सब मिलकर रात भर कोशिश करने के बाद भी पासवर्ड नहीं निकाल पाए। ये देख लैरी का धैर्य खत्म हो गया। वो सब पर चिल्लाने लगा। कोई और रास्ता न देख वो अब डॉक्टर झांग से पासवर्ड मांगता है, पर झांग कहता है मैं पासवर्ड नहीं जानता। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया और लैरी ने देखा कि उसकी बेटी का है। लिखा था, कल मेरा जन्मदिन है, आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो बाबा, कल जरूर आना। इस पर लैरी ने चतुराई से रिप्लाई भेजा, चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। अगली शाम शाओ ने सभी दोस्तों के साथ घर पर बर्थडे पार्टी रखी है और बाकी उसके दोस्त बाजार जाकर गिफ्ट लेने निकल गए। इसी बीच उसके बाबा का मैसेज आता है। असल में वो मैसेज लैरी ने उसके बाबा के फोन से भेजा था। वो शाओ को घर से बाहर निकलने को कहता है। जैसे ही वो बाहर आई, गुंडों ने उसे पकड़कर गाड़ी में भर दिया, लेकिन इधर ली और लिन ने उसे किडनैप करते समय देख लिया था। बिना देरी किए वो साइकिल से उस गाड़ी का पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो शाओ के बाबा के लैब तक आ पहुँचे। सभी वहाँ शाओ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बीच देखा गया कि लैरी का उसके बिजनेस पार्टनर से बाताबाती हो गई है। उसी डिवाइस की वजह से वो अभी भी डिवाइस बिजनेस पार्टनर को दे नहीं पाया है, क्योंकि डिवाइस ऑन ही नहीं हो रहा और डील 3 दिनों में पूरी करनी थी। लैरी का समय खत्म हो रहा था। आग बबूला लैरी ने शाओ की गर्दन पर चाकू रखकर उससे पासवर्ड पूछने लगा। वो पहले कुछ नहीं बताती, पर जब लैरी उसे धमकाने डराने लगा तब वो बोली, कौन सा पासवर्ड? लैरी डरा कर बोला, मेरी छुरी तेरी गर्दन पर है, जब अंदर जाएगा ना तब समझ जाएगा कौन सा पासवर्ड। अभी पासवर्ड बता वरना यही मार दूंगा। उसी पल कौन सा पासवर्ड शब्द सुनते ही प्रोग्राम अचानक ऑन हो गया और सब हैरान रह गए। लैब के बाहर फ्लॉपी और फिस्ट पहाड़ा दे रहे थे। तभी ली उन पर झपट पड़ा। ली और लिन ने मिलकर उन्हें खूब पीटा। अब इसके बाद लैरी का सबसे ताकतवर फाइटर ब्रैडली वहाँ लड़ाई के लिए आ खड़ा हुआ। वो भी एक भयानक फाइटर था और मार्शल आर्ट भी जानता था। दोनों के मिलकर भी उसे हराने में मुश्किल हो रही थी। इधर लैरी पासवर्ड मिलने पर बहुत खुश हो गया और नाचने लगा। अब तो उसकी डील पक्की होने वाली है। ठीक उसी समय यू चुपके से अंदर घुस आया और उसने अपने बाबा और बहन की बंधी रस्सियां खोल दी। वही ली भी अब लैब के अंदर घुसकर गुंडों से लड़ने लगा और यहाँ लैरी इन सब के बीच वहाँ से लैपटॉप लेकर चुपचाप भागने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर झांग, यू और शाओ तीनों मिलकर लैरी के सामने खड़े हो गए और उन तीनों ने मिलकर लैरी की जमकर पिटाई की। दूसरी ओर लिन अब भी अकेले ही ब्रैडली से भिड़ा हुआ था। ली ने अंदर के गुंडों को हराने के बाद फिर से बाहर लिन की मदद करने को आया और अब की बार दोनों ने मिलकर ब्रैडली को अच्छी तरह सबक सिखाया। आखिरकार उन्होंने ब्रैडली को भी हरा दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। अब कहानी के अंत में स्कूल ने इन बच्चों की बहादुरी के लिए उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया और यही आज की ये मजेदार कहानी खत्म हो जाती है। कभी कभी ऐसी मूवी भी दिल खुश कर देती है और बचपन की याद दिला देती है, लेकिन हाँ, ये कहानी भी बहुत कुछ सिखा जाती है कि कभी किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए
और असल जिंदगी में भी सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, क्या आप में से किसी ने ऐसी कोई बहादुरी का कारनामा किया है? तो कमेंट्स में मुझे जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दें ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।